साथियों, सभी का क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं जनाब इजाज़ तंबोली साहब, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, नई दिल्ली। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और समाज का एकदम मतलब हम लोग अगर सोचेंगे कि इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि 2006 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे लोकल ट्रेन में, और पहले 21 और 22 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट में उन 12 कैदियों को या जिनको आरोपी बनाया गया था उनको रिहाई मिल गई है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ जो और भी मेहमान जुड़ेंगे वो है जनाब एडवोकेट शाकिर कुरैशी साहब, जो रायपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम इस संवेदनशील मुद्दे पर जो बातचीत करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इजाज तंबोली साहब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम देखते हैं कि जब भी भारत में कोई बम ब्लास्ट या आतंकी धमाका होता है तो सबसे पहले जुबान पर, चाहे वो पुलिस के रिकॉर्ड में हो या समाज के जुबान पर, अगर आतंकी का कोई फेस आता है तो वो है दाढ़ी रखा हुआ या टोपी पहना हुआ व्यक्ति। हम सब लोग इमेजिन करते हैं। तो ये चित्र जो है वो बनाया गया है या वास्तविकता है? धन्यवाद मैडम, आपने इस गंभीर विषय पर मजलूमों का इंटरव्यू करने के लिए आपने मौका दिया। आपके श्रोताओं का और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आपने जो सवाल किया है वो सवाल इतना गंभीर सवाल है और इस इतना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आज जो माहौल तैयार किया गया है 2002 से लेकर के 2014 तक, इन लोगों ने एक चित्र तैयार किया है। जो लोग वास्तव में आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे, उन लोगों ने एक समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर एक चित्र निर्माण किया गया। और वो चित्र ऐसा निर्माण किया गया, अगर दाढ़ी टोपी नजर आती है तो वो बंदा, वो आदमी, वो मुसलमान आतंकवादी ही हो सकता है। ऐसा एक चित्र निर्माण किया गया। उसके लिए महत्वपूर्ण प्रचार प्रसार माध्यम है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज है उसमें भी इन घटनाओं को बार बार रिपीट करके दिखाया गया, ताकि दाढ़ी और टोपी नजर आए तो समझ जाना कि ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल है। जी और जो असल में गतिविधियों में शामिल रह चुके हैं, कुछ संगठन के लोग हैं जो असल घटना में शामिल थे, उन लोगों को बचाने के लिए एक काल्पनिक चित्र, एक काल्पनिक आतंकवादी जिसका नाम मुसलमान है, उसको सामने खड़ा कर दिया गया। जी आप और शायद ये एक पॉलिटिक। जी जी जी। आप शायद 2006 की और 2008 की जो घटना है मालेगांव की, उसके तरफ तो नहीं इशारा कर रहे? जी हाँ, जो आईबी ने या फिर हमारे एटीएस ने, महाराष्ट्र एटीएस ने जिस दिशा में तपास किया है, उसका सुराग लगाया है, उस दिशा से तो ऐसे मालूम पड़ता है कि मुसलमान इस घटनाओं में कहीं पर भी नहीं थे। जितने भी भारत के अंदर बम ब्लास्ट किए गए हैं उसमें मुसलमान कहीं पर भी नहीं थे। एसरफ मुशर्रफ साहब ने, या सीएम मुशर्रफ साहब ने, जो पूर्व आईजी रह चुके हैं पुलिस महाराष्ट्र, जी उन्होंने एक बड़ी किताबें, दो तीन किताबें ऐसी लिखी हैं, उसमें सारा डिटेल्स उन्होंने बताया है कि घटनाओं को अंजाम किसने दिया गया और किन बेकसूर मुसलमान नौजवानों को जेल में डाला गया।
उसका डिटेल्स उन किताबों में उन्होंने लिख कर रखा है। जी। और वास्तव में अगर देखा जाता है, और मुसलमान जो हिंसक है, जो हिंसा का समर्थन कभी भी मुसलमानों ने नहीं किया है भारत में, ना जी। भारत के बाहर भी कभी भी मुसलमानों ने हिंसा का समर्थन नहीं किया है। जो हिंसक मुशर्रफ होता है साहब वो ने मुसलमान। जो किताबें लिखी वो है हु किल्ड कर करे। जी अ, दूसरी किताब लिखी ब्राह्मण्स बॉम्ब्ड मुस्लिम हैंग्ड। फिर जी जी जो किताब है कि वाई जुडिशरी आल्सो फेल्ड। फिर उनकी किताब है देश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन। जी, जो जी आतंकवादी संगठन इसमें शामिल है उनका भी जिक्र किया है। और उनमें बिल्कुल। शायद उन्होंने जहाँ तक हमने जितना पढ़ा है उसमें आरएसएस को इंक्लूड किया है, बजरंग दल है जो मतलब ज़्यादा कट्टरवादी धार्मिक संगठन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे कुछ जी संगठनों का जिक्र भी उन्होंने किया है। और आज तक इन बिल्कुल। सभी किताबों को मतलब किसी ने ना ऐसे चैलेंज किया है ना कोर्ट में भी किसी ने चैलेंज किया है। तो उसके माध्यम से बिल्कुल। भी हमको पता चलता है कि यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट का सिस्टम है वो कैसे चलता है। जैसे हम जी देखते हैं कि जिनका इंटरव्यू लिया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। कि जो मुजरिम जी बनाए गए थे उनको पूछा गया, यानी उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। तेरी बीबी का रेप करेंगे, तेरे माँ का भी रेप करेंगे। कोल्ड स्टोरेज में मतलब उनको बिना कपड़े के रखा गया, घंटों तक रखा गया। उन्होंने खुद बताया मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 13 आरोपियों में से एक अब्दुल शाहिद शेख जिन्होंने ये बताया कि एटीएस ने गुनाह कबूल करने के लिए क्या क्या धमकियां दिया, आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहित मिश्रा को दिए इंटरव्यू में अब्दुल शाहिद शेख ने बताया कि एटीएस कहती है कि बम पाकिस्तान बनाता है, इसलिए पकड़ना तो मुसलमान को है, हिंदू को नहीं पकड़ेंगे। तुम कन्फेशन करो वरना तुम्हारी बीबी का रेप करेंगे, तुम्हारी माँ का रेप करेंगे, तेरी माँ और बीबी और तेरे भाई को बगल के रूम में रखेंगे और तेरे भाई को अक्यूज नंबर 14 बना देंगे। तो इस तरीके से उनके साथ मतलब इन 2006 से 2025 तक इतने दिनों तक मतलब कहते हैं कि न्याय अगर देरी से होता है तो वो अन्याय ही है। और बिल्कुल। ये सारा सही बात। मतलब ये तो मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू पढ़ा के सुना। ऐसे जितने भी इंटरव्यू लिए गए उसमें उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। तो आर्टिकल 21 जो है सर, वो आर्टिकल 21 डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या इसके बिल्कुल। तहत इतने सारे सालों में जब वो 2006 से 2025 तक जेल में कैदी रहना अलग बात है और इस तरीके से प्रताड़ित होकर रहना, और उसके बाद में हाई कोर्ट ये कहता है कि मतलब इनके साथ जो प्रूफ लगाए गए, जो चीज़ें बताई गई या जो गवाह पेश किए गए वो सब मैच नहीं होते ठीक तरीके से। हम लोग तर्क के आधार पर इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। तो क्या इनकी जो डिग्निटी है उसके साथ अगर खिलवाड़ होता है तो उसके लिए मतलब उनको कैसा इंसाफ देना चाहिए। जी। अभी दो बातें हैं मैडम इसमें जो आपने सवाल किए हैं कि इनको इंसाफ कैसे मिल सकता है। जी। जो बम ब्लास्ट किया गया 2006 में, मुंबई ट्रेनों में जो धमाके किए गए, जैसे कि माटुंगा, माहिम, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली, जो धमाकों में 187 लोगों की जानें चली गई, 829 लोग घायल हो चुके हैं। जी। और 19 साल के बाद मुस्लिम नौजवानों को निर्दोष छोड़ा जाता है हाईकोर्ट मुंबई के द्वारा।
निर्दोष छोड़ने के बाद, लेकिन वो जो लोग मरे हुए हैं, बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बावजूद भी मुस्लिम नौजवानों को भी छोड़ा गया। जी, बम ब्लास्ट तो हो चुका है, तो आरोपी कौन है, ये सवाल खड़ा होता है। जी, जी, निर्दोष तो ये भी है, जी, बम ब्लास्ट तो हो चुका है, लेकिन जी, वास्तव में आरोपी कौन है, ये सवाल खड़ा होता है। और अगर सरकार निष्पक्ष तरीके से अगर से उसकी जांच करती है, अगर जांच में जो आरोपी सही में पाए जाते हैं उनको अगर सजा दिलाने में जांच एजेंसियां अगर से सजा दिलाने में कामयाब होती हैं, तो हम समझते हैं कि वास्तव में उन लोगों के साथ न्याय हुआ है। और दूसरी बात, जो लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, जो 13 लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, उसमें से एक का तो इंतकाल हो चुका है, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। जो 20 लोग, जो 12 लोग बचे हुए हैं, या उनके जो एक आदमी था उनका परिवार भी अभी जिंदा है, जी, तो ऐसे लोगों को आप सरकार के द्वारा मुआवजा देना चाहिए। जी, इसको इसको कम से कम एक आदमी को हम 10 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग भी करते हैं हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से। जी, एक आदमी को 10 करोड़ की मांग करते हैं, और एक सदस्य को एक जी, सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए, ताकि जो उसकी हरासमेंट समाज में हुई है आतंकवाद के नाम पे, उसके परिवार की हरासमेंट की गई, उसके परिवार के साथ जो हमारे जो पड़ोस होते हैं, अड़ोस होते हैं, या हमारे एस सी एस टी ओबीसी के लोग भाई जो हैं, उनका जो देखने का नजरिया बदल चुका है, तो समाज में अगर फिर से उनको आप सम्मानित करना चाहते हैं, तो जो गलतियां एटीएस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हुई है, उसको फिर से दोबारा उसको इज्जत देना चाहते हैं, तो ये जो हमारी मांग रखी हुई है उसको पूरा करना होगा। और जो जी, वास्तव में आतंकवादी घटना में शामिल हो चुके हैं उनको सजा दिलानी होगी, ताकि वो जो मृत्यु लोग हुए, 187 जो लोग मृत्यु हो गए हैं, 829 लोगों को जो जख्मी किया गया, वो सही मायने में हमारे देश की, हमारे संविधान की इज्जत बढ़ाने वाला काम है। जी। सर, हम लोग देखते हैं कि आस पड़ोस की छोड़िए, एक मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा गया कि रिश्तेदारी करने के लिए भी समाज ने भी उनका बहिष्कार किया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एस सी एस टी ओ बिल्कुल बी बिल्कुल। सी के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन जिस समाज के अंदर रहते हैं उस समाज ने भी उनको बेटी बिल्कुल देना या बेटी मतलब बेटियों से शादी करने के लिए इनकार किया है। तो इतनी सारी जिल्लत बिल्कुल। जो है वो, इतना लंबा दौर, तो उसमें सबसे ज़्यादा संदिग्ध किसके तरफ से, मतलब ये सारा जो मामला बनाया गया और ये सारे सबूत बनाए गए, एक होते हैं सबूत होना और दूसरा होता जी। है सबूत बनाना। तो जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से जितने भी एजेंसियां इसमें मतलब काम कर रही थी, जिन्होंने इसमें तो एटीएस है, मुंबई क्राइम ब्रांच है, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फिर रॉ भी है, स्पेशल ब्रांच भी है, बम निरोधक दल भी है, साइबर क्राइम के लोग हैं, और बाद में एनआईए है। तो ये सारे लोग, मतलब जो पुलिस प्रशासन के पास जो हथ मतलब विंग होती है जिसके माध्यम से वो मतलब सबूत को इकट्ठा करती है, इतने सारे विंग्स के माध्यम से जो सबूत इकट्ठा किए गए, जो कुकर वाली थेरी उन्होंने बताई थी, और ये हाई कोर्ट ये कहता है कि ये सारी जो थेरी है वो आपकी कहीं मैच नहीं हो रही है। मतलब चलो एक विंग से गलती हो सकती है, दूसरे भी विंग से गलती हो सकती है, तो मैंने जो अभी ये बिल्कुल। सारी जो विंग्स बताई है, क्या इतने सारे लोगों के माध्यम से मतलब गलतियां हो सकती है सर? देखिए मैडम, इसको तो हम गलती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी खुफिया एजेंसी है, छोटे छोटे मामलों में भी तुरंत एक्शन में आ जाती है। और मुंबई पुलिस का तो ऐसा रिकॉर्ड है कि स्विट्जरलैंड के बाद में अगर कोई फास्ट काम करता है गुनहगारों को पकड़ने का, तो उसको मुंबई पुलिस के नाम लिया जाता है चर्चे में, ऐसी हम सुनते रहते हैं महाराष्ट्र में।
तो ऐसे गलतियां नहीं हो सकती है। जी लेकिन इसको जानबूझ के इसको तैयार किया गया है ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि मुशर्रफ साहब की किताब में सारी डिटेल्स लिखी गई है। जी जो आरोपी कह रहे हैं, जो 13 आरोपियों के नाम इन्होंने लिखे हैं और जी उसको आरोपी भी कह रहे हैं, जी गुनाह सिद्ध होने से पहले ही उसको आरोपी बनाया जा रहा है। और मीडिया में कोई काल्पनिक संगठन के नाम भी उसके साथ जोड़े जा रहे हैं। जी। सिमी संगठन है, इंडियन मुजाहिदीन संगठन है, ऐसे जो काल्पनिक संगठन है इनके भी नाम उनके साथ जोड़े गए। और आपके जैसे भी आजू उनके बाजू नाम में उनके ये साथ जोड़े संगठन जाते के हैं। लोग रहते क्या सर? क्योंकि मेरे आजू बाजू में जितना मैं घूमी फिरी हूँ, नागपुर है या फिर महाराष्ट्र में जितना भी, तो मुझे इसका कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा। क्या आपके घर के आजू बाजू में इंडियन मुजाहिदीन वगैरह जो सिमी है उनके कार्यकर्ता रहते क्या सर? इंडियन मुजाहिदीन संगठन काल्पनिक है मैडम। जी इंडियन मुजाहिदीन संगठन काल्पनिक है। और मुसलमान दिखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। दाढ़ी बढ़ाना होता है, टोपी पहनना होता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती उसको। जी उसी तरह से मुसलमान दिख करके कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और अभी भी जो हमारा जो इंटरनेशनल आतंकवाद जो खड़ा किया गया है, वो भी इसी प्रकार का है। मुसलमान दिख करके घटना को अंजाम दिया जाता है और उस घटना को टीवी के माध्यम से प्रचार के माध्यम से ऐसा रूप दिखाया जाता है कि जैसे कि मुसलमानों ने इसको घटना को अंजाम दिया है। उसी तरह भारत में भी लगातार 2002 से 2014 तक जो बम ब्लास्ट के सीरियल बम चलते रहे भारत में, वो मुसलमान दिख करके काल्पनिक संगठन बना करके समाज में प्रसारित किया गया। और इसको बदले की भावना बता करके भी प्रसारित किया गया। जी मुसलमान एक्शन का रिएक्शन कर रहा है, ये भी बता करके बदनाम किया गया। वास्तव में एक्शन का रिएक्शन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए ये सारी बातें की गई थी। लेकिन मासूम लोगों को इसमें फंसाया गया। जी और जो 13 आरोपी थे, ये 13 आरोपियों जो जिस दिन घटना हुई थी मुंबई में, तो मुशर्रफ साहब लिखते हैं उस समय वो लोग वहां पर थे ही नहीं। जी अलग अलग शहर में उनके रिकॉर्ड मिल रहे हैं। कोई हैदराबाद में गया है, कोई कलकत्ता गया है, कोई और दूसरे शहर में गया है, और कोई भी। और दूसरी बात मैडम, सबसे अहम बात, ये लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी उन्होंने अपने बलि का बकरा बनाया है। जी। ये महत्वपूर्ण बात है। नहीं, वहाँ पे तो जब लगाया काल्पनिक। गया कि भाई ये अगर फॉरेन टूर करते हैं, मतलब उन्होंने जो जोड़ने का कनेक्शन है वो उसमें बताया कि ये फॉरेन टूर करके आए, मतलब फॉरेन में अगर जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, या समझ जाइए कि हम हज पे चले गए, तो इसका मतलब है कि हम हमारा जी। आतंकवाद से कनेक्शन हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ। तो ये एक मुद्दा खड़ा किया गया। भारत के केवल मुसलमान ही फॉरेन नहीं जाते हैं, भारत का हर नागरिक फॉरेन जाता है। जी कोई इजराइल जाता है, कोई ईरान जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो जो भी घटनाएं होती है तो हम ऐसा उसको मान लेते हैं क्या? आप फॉरेन जाकर आए तो आतंकवादी ट्रेनिंग लिए हो, ऐसा मानेंगे क्या? नहीं मानते हैं। और फॉरेन जाने के लिए जो पासपोर्ट लगता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट साइन सिग्नेचर देती है, साइन सिक्का देती है, उसको गवर्नमेंट की मान्यता से ही जाता है ना। जी ऐसे ही थोड़ी चोरी छुपे फॉरेन जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो जी इसमें सरकार को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश से कोई बाहर नागरिक जा रहा है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, तभी हम उसको मान्यता देते हैं जाने के लिए। तो इसको हम आतंकवादी घटना में शामिल है ऐसा एक काल्पनिक और एक ढोंग रचाया गया। जी, उसी के आधार वास्तव में पर, वैसा होता नहीं। जी, उसी के आधार पर उनको मकोका लगाया गया है, जिसमें जब किसी अपराधी या संगठन के द्वारा संगठित तरीके से बार-बार गंभीर अपराध जैसे आतंकवाद, हत्या, फिरौती, तस्करी किए जाते हैं। और अभी आपने बताया कि उसमें से किसी भी बात में कोई एक भी जिनको आरोपी बनाया गया, वो लिप्त नहीं पाया गया।
और जिसके कारण ही मतलब हाई कोर्ट ने ये जो मकोका लगाया था और उसके माध्यम से जो सजा उनको दी गई थी वो हटाई गई। तो इसका मतलब है कि जो कानून होता है वो समाज की सुरक्षा के लिए होता है, और समाज में व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति की भी सुरक्षा उसमें होती है। अगर वो गुनहगार नहीं है और उस पे इस तरीके के कानून लगाए जाते हैं, तो क्या मतलब समाज और व्यक्ति की सुरक्षा, ये मकसद ना होकर कोई और मकसद इसमें शामिल हो सकता है? जो कानून इन्होंने बनाया है मोकोका का कानून, जैसे कि आपने शुरुआती में कहा था कि इतना प्रताड़ित किया गया इन लोगों को, वो इतना प्रताड़ित होने के बाद वो स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया कि वो आप आरोपी हैं। जी। आप जो उसको इतना मजबूर प्रताड़ित करके स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो प्रताड़ित करके मौका लगाया जा सकता है। अभी उन्होंने मौका लगाया, फिर और अलग अलग धाराएं लगाई, और 17-19 साल के बाद उनको रिहा किया निर्दोष। इसमें दोषी कौन है? इसमें आईबी दोषी है, क्राइम ब्रांच दोषी है, एटीएस दोषी है। जो उस समय के अधिकारी हैं उनके ऊपर मौका लगना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहता है निर्दोष हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मतलब आप अभी ये इन्होंने कहना तो तब चाहते, मौका लगाया। जी आप ये कहना चाहते इतनी सारी विंग ने संगठित होकर उनके ऊपर आरोप गढ़ा गया या लगाया गया, तो मकोका का उपयोग पुलिस प्रशासन ने जो संगठित तरीके से काम किया उनके ऊपर लगाना चाहिए, ऐसा बहुत बड़ी बात कह रहे सर आप। मैडम, जो अधिकारी उस समय थे, उन लोगों ने सही काम नहीं किया है। बाद में जो अधिकारी आए थे, जैसे कि हेमंत करकरे साहब, वो सही दिशा में काम कर रहे थे, तो एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ। जी। सही दिशा में काम करने वालों के साथ हादसा हुआ, और जो गलत दिशा में काम करने वाले थे आज भी वो बने हुए हैं। अभी जी। जो जांच एजेंसियां हैं हमारी, एटीएस हो, खुफिया आईबी हो, तो या क्राइम ब्रांच हो, ये तीन लोगों का तीन भूमिकाएं हैं। जी। कोई कहता है ये इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ता हैं, कोई करता है ये सिमी के कार्यकर्ता हैं, कोई कहता है ये गुनहगारी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इन एजेंसियों में भी तालमेल नहीं है। और खास तौर पे ये मैं बात कहना चाहता हूँ, जिसकी सरकार होती है उसकी आईबी भी होती है, उसका एटीएस भी होता है, उसका क्राइम ब्रांच भी होता है, जिसकी उस सरकार होती है। उस समय मतलब कांग्रेस की सरकार थी, और जी। ज़्यादातर मुस्लिम समाज जो है वो ईंट की तरह कांग्रेस को देखता है, जैसे पत्थर की तरह बीजेपी को देखता है। तो ईंट की तरह, और मुस्लिम समाज हमेशा ये कहता है कि ईंट जो है वो मुलायम होती है, पत्थर जो है वो सख्त होता है। तो ईंट ने प्रहार किया क्या? ईंट से भी सर फूटता है, ये मुसलमानों को पता नहीं है। जी। ईंट से भी फूटता है, लेकिन मुसलमानों को पता नहीं है। जहर मीठा हो या जहर कड़वा हो, जहर जहर होता है। जी। और कांग्रेस के शासनकाल में जितना मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है, किसी भी मुस्लिम लीडर्स को ये बात जांच करके पूछनी चाहिए। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है, मुसलमानों की प्रशासन में शेड्यूल कास्ट से भी बदतर हालत हो चुकी है। जी। उसी दौर में 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत थी। उसी दौर में नौजवानों को 62,000 बच्चों को, जो पढ़े लिखे थे, आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, आईआरएस बन सकते थे, ऐसे नौजवानों को 10-10, 15-15 साल जेल में सड़ाने के बाद उनको निर्दोष छोड़ दिया गया। जिसकी हुकूमत थी, जिस हुकूमत में जिसको हमने हुकूमत पे बिठाया था, वही लोगों ने हमारे साथ ये हालत की है। तो जी। उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, उसके लिए एजेंसियां भी जिम्मेदार है। जी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं सर कि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में काम करते हैं, और दूसरी तरफ है कि कांग्रेस में भी बहुत सारे जो मुस्लिम समाज की क़यादत है वो भी काम करती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी का भी एक
मतलब मंच है, शायद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। और अभी अभी जी। मतलब अभी न्यूज़ आई कि जो मोहन भागवत है, इन्होंने 70 मौलाना और मुफ्ती लोगों से मीटिंग करके आई है। तो जब मुस्लिम समाज की क़यादत इनसे मिलती है, तो क्या वो अपने समाज की बात इन पार्टियों से या इतने बड़े मतलब लोगों से बात नहीं करती कि जो मुस्लिम समाज की बात है? आप हर समय आतंकवाद या मॉब लिंचिंग या गोरक्षा ऐसे मामलों में उलझाने के बजाय आप मुस्लिम समाज की शिक्षा का दर कितना है, उनको नौकरी कितनी मिल रही है, तो इस पे मुस्लिम समाज की जो क़यादत है वो चर्चा नहीं करती क्या सर? मुसलमानों को खास तौर पे धार्मिक मुद्दों में ज़्यादा उलझा कर रखा गया है। अभी आपने जो मोहन भागवत साहब के साथ जो मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुसलमान, मैंने अभी कहा है कि मुसलमान बनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सिर्फ दाढ़ी रखना है, टोपी पहनना है, वो बने हुए मुसलमान हैं। और जो अच्छा। जिन लोगों से संविधान को खतरा है, जिन लोगों से भारतीय समाज के लोगों को खतरा है, और जिन लोगों ने जुल्म किया है, उन लोगों के साथ आप चर्चा कर रहे हैं। जो लोग आपके हित के लोग हैं, आप आपकी हित की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, जैसे कि SC ST OBC का भारत का सबसे बड़ा संगठन बामसेफ, जो SC ST OBC मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है 45 साल से, आप उनके साथ मीटिंग करने के बजाय आप जालिम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम मुसलमान नहीं कहेंगे। जो जालिम का साथ देगा और जो जुल्म किया हुआ है उसका साथ मुसलमान नहीं दे सकता, दुनिया में कहीं पर भी नहीं दे सकता। और जो मुसलमान जालिम का साथ देगा, हम उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। तंबोली साहब बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि जो 70 लोग बिल्कुल। मैं मतलब मैं जिम्मेदारी से बात कर ऐसे व्यक्ति से अगर मुलाकात करते हैं जो जिनके मतलब कहीं ना कहीं उनके जो कनेक्शन है ऐसे संगठनों के साथ है, ऐसे लोगों के साथ है, क्योंकि जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट में जिनके नाम पहले तो मुस्लिम समाज के ही लोगों को मतलब गिरफ्तारी की गई थी, फिर उनको छोड़ा गया, फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, असीमानंद बैनर्जी है, कन्नर पुरोहित है, फिर उपाध्याय जैसे लोगों का कनेक्शन उस मतलब मालेगांव बम ब्लास्ट में रहा है, अभी कनेक्शन है, आरोपी है। शायद उसका भी फैसला बहुत जल्द आने वाला है, तब पता चलेगा कि फैसला क्या आता है। तो उसी तरीके से कि जहाँ पे मतलब मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, वो मस्जिद के मतलब इर्द गिर्द हुआ और उसमें मुस्लिम लोगों की ही जान गई। तो ये भी जी मतलब बिल्कुल। समझने वाली बात है सर कि मुस्लिम आतंकवादी और मुस्लिम मरने ही वाला मुस्लिम। मरने वाले। तो क्या ये आतंकवादी चेहरा अपने ही मजहब को, अपने ही समाज के लोगों को मारने के लिए आतंकवादी बनाए गए? ऐसा तो मतलब समझ अभी में नहीं आता ना ये। अभी उस दौर में मैडम इतना माहौल इन्होंने मुसलमान विरोधी बनाया था। अजमेर बम ब्लास्ट हुआ, जी। अजमेर दरगाह में, जी। जो कि मुसलमान होते। जी। जामा मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, हैदराबाद में, मुसलमान होते हैं। जहाँ पे मस्जिद होती है तो मुसलमान ही रहेंगे, सीधी सीधी बात है। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमान ही मरे। आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाला भी मुसलमान, करने वाला भी मुसलमान। तो उस दौर में जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया था, माहौल तैयार किया था, तो लोगों को भी लगने लगा कि भाई आतंकवादी इतने क्रूर होते हैं कि अपने ही धर्म के लोगों की जान लेते हैं। ऐसा लोगों को ऐसा महसूस कराया उन लोगों ने मीडिया के माध्यम से। और वो जो माहौल उन्हें तैयार किया है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे करके, उसका बेनिफिट उन्होंने 2014, 2019, 2024 तक लगातार ले रहे हैं। जी। और कांग्रेस की तरफ मुसलमानों को बरकरार रखने के लिए
देश के विरुद्ध कार्रवाई की गई, संविधान के विरोध में कार्रवाई की गई। मुसलमानों को कांग्रेस के तरफ बरकरार रखना चाहिए, मुसलमानों को दहशत में रखना चाहिए। मुसलमान जितना दहशत में रहेगा उतना कांग्रेस के साथ रहेगा, और जितना कांग्रेस मजबूत बनेगी उससे अपोजिट में उतना SC ST OBC के हिंदू के नाम पर बीजेपी मजबूत बनेगी। ये पॉलिटिकल बम ब्लास्ट किए गए थे, लेकिन ये पॉलिटिकल बम ब्लास्ट होंगे, लेकिन मजलूमों की जानें चली गई, भारतीय लोगों की जानें चली गई, और संविधान विरोधी कार्य किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। मुसलमान मरे ठीक है, लेकिन संविधान को मारने की साजिश की जा रही है, देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, ऐसा केवल है कि मुसलमानों पे कोई हमला नहीं। एक भी व्यक्ति जो बेगुनाह व्यक्ति है उसकी जान, ये उस देश की जान होती है। चाहे वो एक बिल्कुल जाए बिल्कुल। या 187 लोग मारे जाए या फिर 35 लोग मारे जाए, ये आंकड़ा आंकड़ा नहीं है, उस देश की वो धरोहर है, वो जान है। तो उस जान को अगर मतलब मारा जाता है या साजिश के तहत लोगों की, इतने सारे लोगों की सामूहिक हत्या होती है और उसको दूसरे तरफ मतलब आतंकवादी मोड़ देकर हम अपने आप को मतलब जो पार्टियां हैं वो बचा रही है। फिर जब भी आतंकवाद के हमले पूरे दुनिया में होते हैं तो कोई ना कोई संगठन, क्योंकि वो भी ऐसा कहते हैं बेईमानी में भी ईमानदारी होती, तो वो सामने आकर जी जी। मतलब खुल्लम खुल्ला मैसेज स्वीकार देते हैं स्वीकार। उस देश को कि हाँ, ये जो हमला है वो हमने किया था। लेकिन जब ये बॉम्बे का ब्लास्ट हम देखते हैं उसमें किसी भी आतंकवादी संगठन ने सामने आकर ये नहीं कहा कि हाँ, ये जो ब्लास्ट है वो हमारी तरफ से किया गया और इसकी हमारी पूरी जिम्मेदारी है, अब देख लो आपको क्या करना है, कैसे पकड़ना है, हम भी दे। ये इस तरीके का कोई भी संगठन के तरफ से, आतंकवादी संगठन के तरफ से नहीं होते हुए भी उसको मतलब हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको जोड़ा गया, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ। लेकिन अभी मज़े की बात यह है सर कि 4 दिन में ही कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया कि ये जो हाई कोर्ट ने दिया हुआ फैसला है वो हम इस फैसले को मानने वाले नहीं हैं। फिर बीजेपी के तरफ से फडणवीस जी का भी बयान आया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वो चले भी गए। तो अभी ये जो मामला है, कांग्रेस भी बोल रही है कि ये फैसले को हम मानने वाले नहीं है, बीजेपी भी कह रही है कि ये फैसले को मानने वाले नहीं है। तो मुस्लिम समाज जो इनके तरफ रहनुमा करके देख रहा है, जबकि मज़हब हमको सिखा रहा है कि रहनुमा तो हमारा एक है जिसके बिना मतलब वही एक हो सकता है। तो भारत का मुसलमान कभी कांग्रेस को रहनुमा बना रहा है, कभी बीजेपी को रहनुमा बना रहा है। तो ये अपने ही मज़हब को क्या उन्होंने ठीक से समझा नहीं है? जी। अभी देखिए मैडम, इसमें दो बातें हैं। जी। पहले तो जब भारत की विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, और जो मुसलमानों की ओरिजिनल क़यादत थी, लीडरशिप थी, वो पाकिस्तान चली गई, जो बुद्धिजीवी वर्ग था। जैसे ही पाकिस्तान, जो बुद्धिजीवी वर्ग था हमारा, वो पाकिस्तान चला गया, और जो भारत में जो मुसलमान रह गए, उन्होंने समझा कि कांग्रेस ही हमारी अभी पार्टी है। इसलिए मुसलमानों ने नेशनल लेवल पे, समाज होने के बावजूद, मुसलमान ये नेशनल लेवल पर है, पूरे भारत में रहते हैं, नेशनल लेवल पे होने के बावजूद भी इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कभी प्रयास किया ही नहीं, और कांग्रेस को ही अपनी पार्टी समझा। और भारत के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और मुसलमान एक ऐसी कौम है जो इकट्ठा वोट डालती है, किसी भी पार्टी को डालती है। आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख, उत्तर प्रदेश की पार्टियों का देख लीजिए, महाराष्ट्र का पार्टियों का देख लीजिए, और दीगर राज्य, अलग अलग राज्यों का, और सेंटर में जब भी वोट डालने का बात आती है तो कांग्रेस वोट डालती है। ये कांग्रेस ही हमारी पार्टी है ऐसा समझ करके भारत के अंदर के मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना रहनुमा माना। लेकिन ये कांग्रेस ने मुसलमानों का इतना शोषण क्यों किया है कि मुसलमान कभी अपना पॉलिटिकल पर्याय खड़ा करने की कोशिश भी नहीं की। और सबसे अभी जो हालात आपने बताया है कि कांग्रेस भी
ये सुप्रीम हाई कोर्ट का विरोध कर रही है और बीजेपी भी हाई कोर्ट का विरोध कर रही है, तो दोनों की पॉलिसी एक ही है, शोषण करना ही पॉलिसी है। इससे सबक ना सीख कर भी मुसलमान फिर से बार बार कांग्रेस को साथ देने की बात करता है। जो 2025 में 2024 में जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, 48 लोकसभा की सीट महाराष्ट्र में है, एक भी मुसलमान कैंडिडेट टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया। फिर मुसलमानों ने 100% मुसलमानों ने वोट किया। उसके साथ साथ मुसलमान आज भी, जी। जो भारत के अंदर 2014 से वोटिंग मशीन के विरोध में आंदोलन चल रहा है, वोटिंग मशीन के विरोध में आज भी एक लफ्ज हमारा लीडरशिप बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर वोटिंग मशीन का मामला खत्म करने के लिए मुसलमान आगे आते हैं, तो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है और हमारे ऊपर जो जुल्म करने की साजिश रची जा रही है कांग्रेस बीजेपी के द्वारा, वो खत्म की जा सकती है। आज इतना जुल्म होने के बावजूद भी कांग्रेस विरोध में है मुसलमानों के, बीजेपी भी विरोध में है, तो वो सोच रहे हैं मुसलमान जाएगा कहाँ, इनका पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है, ये वोट दे या ना दे, वोटिंग मशीन से हम वोट ले लेंगे, ओवैसी जो है इनको कोई उन्होंने हमारे वोट का उन्होंने डर तो नहीं रहा। पार्टी बनाई ना सर, ओवैसी साहब जो है उन्होंने तो पार्टी बनाई, आप बोल रहे मुस्लिम समाज की कोई पार्टी नहीं है। ओवैसी साहब के पार्टी का नाम ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जी। मुसलमानों का इत्तेहाद करना चाहते हैं। भारत के अंदर केवल मुसलमान नहीं रहते हैं, SC ST OBC 52% OBC भी रहता है। काशीराम जी से सीखना चाहिए ओवैसी साहब को। शेड्यूल कास्ट के आदमी ने उतने बड़े प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। 25 करोड़ मुसलमान है, 30 करोड़ मुसलमान है, एक भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं है। महाराष्ट्र में केवल एक MP नहीं है, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। जी। मतलब आप तो ये कह रहे हैं ओवैसी साहब का कि चेहरा, अगर मुस्लिम्स जो कम्युनिटी की है अगर वो लीड करता है, तो लीड करते वक्त उसने अगर SC ST OBC मतलब जो जुल्म के लोग, जुल्म के शिकार लोग हैं, मजलूम है। हाँ, और मजलूम है, खास करके देखेंगे कि यस्सी भी इकट्ठा नहीं है, एसटी भी इकट्ठा नहीं है और ओबीसी भी इकट्ठा नहीं है। वो संख्या में बड़े भी होंगे तो भी वो बिखरे हुए, मतलब बिखरे तो बोल नहीं सकते, उनको अलग रखा गया। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक साथ इकट्ठा वोट, आपने कहा कि 100% वोट करती है एक जगह पर। तो ऐसे इकट्ठा लोग अगर बिल्कुल। कयादत करती, पूरे भारत की लीडरशिप बनती और SC ST OBC को साथ लेकर चलती, तो भारत का चित्र मुझे लगता है कि जो SC ST OBC लोग हैं उनको भी उनके हक और अधिकार मिलते। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, हम देखते हैं कि मस्जिदों से बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी आवाज़ में बात होती है, लेकिन जब अधिकार की बात होती है तो सारे के सारे मुस्लिम समाज की जो धार्मिक क़यादत है, जो सामाजिक क़यादत है, जो पॉलिटिकल क़यादत है, वो चुप नहीं रहती, वो चिड़ी चुप रहती है। जी। अभी या तो मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल बेदारी नहीं है, जागृति नहीं है, एक उसका कारण है। दूसरी बात, जो मुद्दे कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को दिए जाते हैं, मुसलमान लीडरशिप को, सामान्य मुसलमानों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने रहनुमा की तरफ देखते हैं। मौलाना कुछ बोलेंगे तो वो सुनेंगे, मौलाना कुछ कहेंगे तो हम करेंगे, ऐसे हमारे लोगों को बनाया गया है। इंडिपेंडेंट हमको तैयार नहीं किया गया समाज को। अ, तो कांग्रेस जो मुद्दे देती है मुस्लिम लीडर्स को, वही मुद्दे उठाते हैं, और कांग्रेस धार्मिक ही मुद्दे देती है मुसलमानों को। जी। जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, या फिर वक्फ बोर्ड का मुद्दा, या फिर लव जिहाद का मुद्दा, ऐसे मुद्दों को लेकर ही मुसलमानों के मदरसे का, मस्जिद का, ऐसे मुद्दों को लेकर मुसलमान रोड पे के लिए कांग्रेस मुद्दे देती है। कांग्रेस हमारा वोट देती है, लेकिन हमारे मुद्दे लेकर के रोड पे नहीं उतर। अगर हमारा वोट लेती है तो कांग्रेस ने हमारे मुद्दे लेकर के वो रोड पे उतरना चाहिए था। एनआरसी का मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं था, कांग्रेस ने ऐसा लोगों को बताया कि ये मुसलमानों का मुद्दा है। जैसे ही मुसलमान रोड पे उतरा, तो बीजेपी ने SC ST OBC को
जो साजिश के तहत बनाया गया है, वोट के लिए तैयार किया गया है, वो अकामिक हुए। तो कांग्रेस तो मुसलमानों का गुमराह करके, मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेने की साजिश रचती है। जी। मुसलमान इस इस साजिश को समझना अगर चाहता है, मुसलमान इस साजिश में अगर से नहीं फंस, तो मुसलमानों को धार्मिक मुद्दे उठाने के बजाय मुसलमानों को सामाजिक मुद्दे उठाना चाहिए। तो सामाजिक मुद्दे ईवीएम मशीन है, ओबीसी की जातवार जनगणना है, हमारा सच्चर कमीशन लागू करने के लिए हमको पहल करना चाहिए। हमको एट्रोसिटी एक्ट के तहत सुरक्षा का, हमको एट्रोसिटी के एक्ट के तहत हमको सुरक्षा कवच देना चाहिए। ये मुद्दों को लेकर के एससी एसटी के आरक्षण की रिजर्वेशन की समर्थन में, ओबीसी के रिजर्वेशन के समर्थन में, मराठा भाइयों के रिजर्वेशन के समर्थन में, ऐसे मुद्दे को लेकर के हमको रोड पर उतरना चाहिए। अब जब हम एससी एसटी ओबीसी के मुद्दों को लेकर रोड पर उतरेंगे, जो एससी एसटी ओबीसी दंगे फसाद में हमारे दुकानें जलाता है, या हमसे मारपीट करता है, दंगे फसाद में आता है, या हमारे शरीयत के, हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब के विरोध में बोलता है, अगर हम उसके मुद्दे को लेकर के रोड पे उतरेंगे तो वो भी हमारा समर्थन करेगा। विरोध तो दूर की बात है, समर्थन करेगा। जी। लेकिन ये मुद्दे उठाने के लिए जो हमारे रहनुमा है, वो जानबूझ के इसको टालते हैं, क्योंकि अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये मिली भगत है। जी। हाँ, ये जैसे मिली हम भगत से ये काम देखते चल रहा है। हैं कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती कि ये मोबाइल है जिसमें दुश्मन ये कह रहा है कि ये घड़ी है, और मुस्लिम ये साबित करने में लगा हुआ है कि ये घड़ी नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये मोबाइल है, वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि ये घड़ी नहीं है। देखो, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब आप इस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो तो आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, पर पूरा बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रक्चर जो है वो ये साबित करने में लगा हुआ है कि हम आतंकवादी नहीं हैं। तो वो बहुत सारे धर्म के मुद्दे में वो क्या करता है कि किसी को हेल्प करना, मतलब धार्मिक समूह की, कोई दूसरे धार्मिक समूह का कार्यक्रम रहता है तो पानी बांटने का काम करना, उनको खाना खिलाने का काम करना। कि हम बहुत, देखिए, कोई भी समाज का या धर्म का वो व्यक्ति उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आपका बिहेवियर कैसा है, तो आप जब ट्रेन में चढ़ते हो तो थोड़ी सी जगह के लिए झगड़ा करते हो, लेकिन देश में मुस्लिम समाज को जगह मिले इसके लिए झगड़ा नहीं करते हो। तो ये बिहेवियर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को मतलब गड्ढे में लेके जा रहा है। तो इसके बारे में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की क्या सोच है, सर? देश में अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा 20 स्टेट में, 20 राज्यों में काम कर रहा है, और आने वाले समय में इसको 36 राज्यों में भी हम फैलाने की, देश भर में फैलाने की हमारी कोशिश जारी है। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से हम लोग पूरे देश के मुसलमानों को, एससी एसटी ओबीसी हमारा डीएनए का भाई है। हम एक माँ बाप की औलाद हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और जो मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ जुल्म किया है, मोहम्मद पैगंबर साहब को भी उन्होंने बख्शा नहीं जुल्म करने पर। तो आज के तारीख में एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों के साथ भी वो जुल्म करने वाला जालिम अभी भी जिंदा है। जी। और ये एससी एसटी ओबीसी के साथ मिलकर के हम उस जालिम करने वाले लोगों को जुल्म से रोकेंगे, और उसकी पहचान करा के देंगे कि कुरान में तो ये बताया गया है कि भारत, कुरान में इंसानियत का दुश्मन और इस्लाम का दुश्मन यहूदी है, ये बताया गया है क्लियर। लेकिन भारत के अंदर कौन है ये मालूम नहीं। जी। तो वो पहचान कराने की कोशिश हम पूरे मुसलमानों को, एस सी एस टी ओबीसी के लोगों को कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आने वाले दिनों में वाहिद एक संगठन, केवल एकमात्र संगठन रहेगा भारत में मुसलमानों का, जो मुसलमानों की सामाजिक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेगा, जी। और वो भी एस सी एस टी ओबीसी के साथ मिलकर लड़ेगा। अकेले अकेले लड़ने से हमारी पिटाई होगी। इतिहास इसका सामने हम देखते हैं, मुसलमान अकेले अकेले इस लड़ाई को लड़ता है, इंसाफ की लड़ाई को, तो पीटा जाएगा।
क्योंकि दुश्मन वो चाह रहा है कि मुसलमान अलग थलग लड़के लड़ाई लड़े, पॉलिटिकल हो या सामाजिक लड़ाई हो। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आने वाले दिनों में एससी एसटी ओबीसी के साथ मिलकर के देश की सुरक्षा, संविधान की रक्षा के लिए हम पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के साथ भाईचारा निर्माण करेंगे और आने वाले समय में जो जुल्म करने वाला जालिम है उसको रोकेंगे। जी, आप ये कह रहे हैं कि जो ये वारदातें हो रही है, ये अगर वारदातें रोकना है तो हमें एससी एसटी ओबीसी के साथ इत्तेहाद पैदा करना होगा, और अगर हम सही इस्लाम उनको उनके पास पहुंचाते हैं जो मीडिया के माध्यम से पहुंचाया गया, या फिर मतलब कई ऐसे संगठन हैं जिनके तरफ से गलत तरीके से पहुंचाया गया, अगर सही तरीके से हम पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो वारदातें हैं, उसको कम किया जा सकता है। हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं कर सकते, एक टाइम होता है। तो आप यहाँ पर आए, हमसे इतनी अच्छी गुफ्तगू की, और समाज की जो बात है, क्योंकि जब तक ये समाज में बात जाएगी नहीं, समझेगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर सच्ची बातों के ऊपर बिना झिझक बात होती है, क्योंकि हम इस बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि मरना तो एक दिन तय है, लेकिन संघर्ष करना और सच्चाई के लिए डटे रहना हमारे महापुरुषों ने, और हमारे जितने भी सामाजिक तौर पर समाज में बराबरी का धर्म बताने वाले जितने भी मजहब धर्म है, उन्होंने भी बताया कि हमें सच के साथ खड़ा रहना है। तो क्रांति की आवाज़ इस चैनल पर आपने बहुत अच्छी बात की और हम लोगों को बहुत सारी जानकारी भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद मैडम, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपके श्रोताओं ने भी मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, जय मुस्लिम।